जैसे आजकल हर कोई स्मार्ट हाउस चाह रहा है, लड़के पढ़े लिखे हैं बच्चे, मोबाइल पे सारा कंट्रोल चाह रहा है, इलेक्ट्रिकल वगैरह ये वो, सो एक एक चीज़ उसको अपने ऐप्स पे चाहिए। हाँ, एक घर मैंने रक्कड़ में बनाया था, तो वो लोग पुराने घर में रहते थे जी। तो जब उन्होंने बताया कि ऐसे हमारा घर नहीं है, हम रक्कड़ में लेने लगे, तो घर बनाया, तो वो जब घर की ओपनिंग थी तो ओनर जो थी वो मतलब उसकी आंखों से आंसू आ गए। मतलब मेरे गांव में मोस्टली फार्मर्स हैं या फौजी मिलेंगे आपको। बचपन में तो हम भी फौजी बनना चाहते थे। क्या बात है। तो उस टाइम तो गांव के स्कूल में पढ़ते तो ज़्यादा ये नहीं थे। हाँ, एक गांव में मेरे अंकल थे जेई थे, तो वो ही सबसे बड़े लाइक लगते थे कि हाँ यार ये जेई सबसे बड़े। पता नहीं था उस टाइम इतना मोबाइल और इसका सोशल का भी इतना। हर किसी का सपना होता है एक घर। घर सिर्फ चार दीवारी नहीं होती। आइए आज हम मिलते हैं एक ऐसे आर्किटेक्ट से जो सिर्फ घर नहीं बनाते बल्कि सपने साकार करते हैं। हमारे साथ हैं उत्कृष्ट वास्तु इंजीनियरिंग एवं आर्किटेक्ट सर्विस के संचालक मंजीत मसंद जी। आपका स्वागत है हमारे मेरा घर तेरा घर सेगमेंट में। इस सेगमेंट में हम बात करते हैं सपनों के घर की। जब भी कोई घर बनाए तो कैसे बनाए। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं सर कि सपनों का घर से आपका क्या अभिप्राय है। नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ आपने मुझे इस प्रोग्राम के लिए बुलाया। सपनों का घर, देखिए भाऊ जी, हर किसी के जब से इंसान पैदा होता है तब से हर किसी का अपना एक लाइक एम होता है कि मैं अपना घर बनाऊं, मेरा घर ऐसे हो वैसे हो, इतने कमरे हो, ये हो। तो वो अपनी सारी इच्छाएं जो है अपनी माइंड में रखता है, लाइक या एक समरी बनाता है कि ऐसे ऐसे घर मेरा होना चाहिए। जी। तो फिर जैसे बड़ा होता है एज पर हिज फाइनेंशियल कंडीशंस और वैसा कुछ उसके अकॉर्डिंग वो पहले जैसे लैंड अगर उसके पास अपनी है तो ठीक है, नहीं तो लैंड परचेज करेगा। फिर वो लाइक उस अपने सपनों के घर को आकार देना शुरू करता है। तो उसके लिए सबसे पहले जैसे लैंड ली, फिर एक आर्किटेक्ट प्रोफेशनल अच्छा सा हायर करेगा, उसको अपने माइंड में जो चीज़ें वो बताएगा कि ऐसे ऐसे होना चाहिए। फिर वो आर्किटेक्ट कोशिश करेगा कि घर उसके आसपास हो सकता है उसके कुछ मिसकंसेप्शन भी हो, वो उसको सुधारता है लाइक। और फिर एक लास्ट में एक प्रारूप बनता है, एक घर का प्लान बनता है। प्लान बनने के बाद उसका फिर एलिवेशन सेक्शन और भी बहुत कुछ होता है। फिर उसके अकॉर्डिंग उसके बाद ठेकेदार आता है लाइक। तो जो उसके माइंड में चीजें वो एक एक करके आके वो घर का रूप ले लेती है। तो वही सपनों का घर है जिसमें वो आसानी से रह सके, जो उसके माइंड में बचपन से सपना था, एज पर हिज फाइनेंशियल स्टेटस वैसा है। सर क्योंकि आप इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन धर्मशाला से अपना जो सर्विसेज हैं आर्किटेक्ट और इंजीनियरिंग की वो संचालित करते हैं। किसी ने जब धर्मशाला में घर बनाना होता है और आपके पास आता है तो उसको आप सबसे पहले क्या गाइड करते हैं। सबसे पहले उसको क्या करना होता है। मान लीजिए कि मैं धर्मशाला में घर बना रहा हूँ, मेरी अपनी जमीन है, तो मुझे घर बनाने के लिए कहाँ से अपना सफर शुरू करना होता है। बाबू जी, अगर फ्रैंकली स्पीकिंग अगर आप प्लानिंग एरिया में है, आपकी लैंड है, तो सबसे पहले हम रेवेन्यू चेक करते हैं। रेवेन्यू एक्चुअली टाउन प्लानिंग मैंने एक डीपी धर्मशाला नाम से एक डेवलपमेंट प्लान बनाया है। ठीक है। उसमें हर एक खसरा नंबर वाइज रिकॉर्ड है कि आप उस खसरा पर्टिकुलर नंबर पे आप क्या कर सकते हो। ऑल दो घर तो हर एक इसमें लैंड यूज में बन जाता है, लेकिन वो एक हमारी ड्यूटी है कि चेक करना। क्लाइंट ने अगर बड़ी महंगी लैंड परचेज की है तो हम गाइड करें कि भैया आपका यहाँ घर बन सकता है, नहीं बन सकता है, आपको कितना बनता है। रेवेन्यू चेक होने के बाद हम श्योर करते हैं कि हाँ ठीक है आपकी लैंड। फिर हम साइट विजिट के लिए जाते हैं। ठीक है। तो साइट विजिट पे जाने से पहले हम ओरिएंटेशन देखते हैं प्लॉट की कि साउथ फेस है, ईस्ट फेस है, नॉर्थ फेस है। तो उसको गाइड करते हैं कि ये प्लॉट अगर ईस्ट फेस है तो आपको ये बेनिफिट मिलेंगे, इसके ये ड्रॉबैक्स हैं। और उसकी प्रोफाइल देखते हैं, सराउंडिंग्स देखते हैं सारी। तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको गाइड करते हैं कि यहाँ पे किस एंगल पे क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो वो एज पर जो हमारी डायरेक्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग भी होता है, एज पर वास्तु भी होता है, और एज पर सराउंडिंग लाइक अगर ऐसा नहीं ईस्ट साइड कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो हम उसको गाइड भी करते हैं कि यहाँ पे आप ये मत रखो क्योंकि बिल्डिंग की शेडो रहेगी।
तो इस तरीके से आगे आगे फर्दर प्रोसेस चलती है। सर चूंकि धर्मशाला एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है तो यहाँ पे बहुत सारे होटल्स या तिब्बतियन का एक बड़ा सेंटर है, तो इस तरह से तिब्बतियन आर्किटेक्ट के भी अलग से स्ट्रक्चर बनते हैं। तो धर्मशाला अगर हम इसकी जो ज्योग्राफी को देखें या इसकी जैसे सिस्मिक जोन 4 में आता है, भूकंप की दृष्टि से एक संवेदनशील है, तो धर्मशाला में जब हम निर्माण के लिए आगे जाते हैं तो ऐसे क्या पैरामीटर होते हैं, ऐसी क्या सावधानी होती हैं जो हमें बरतनी होती है? एक्चुअली भाऊ जी क्या है कि आजकल लैंड बड़ी कॉस्टली है जी। और लोगों ने पर्टिकुलर प्लॉट लिया होता है, तो हम देखने जाते हैं तो हम ये क्लाइंट को नहीं बोल सकते आपने तो प्लॉट ही गलत ले लिया, क्योंकि वो अगला प्लॉट उसको मिलेगा नहीं मिलेगा तो कॉस्टली मिलेगा। तो स्पेशली लाइक मैं टिप्टियंस की बात करता हूँ। टिप्टियंस अपने नाम पे तो लैंड लेते नहीं है, इनकी सोसाइटीज है, उस सोसाइटी के नाम रजिस्ट्रेशन करते हैं लाइक लैंड, और फिर उस पे कुछ कमर्शियल या सेमी पब्लिक बिल्डिंग लाइक डॉर्मेटरीज, मोनेस्ट्रीज या इनके और कुछ काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मेंसी खांग है, तिब्बतियन मेडिकल इंस्टीट्यूट, सीटीए है, तिब्बतियन लाइब्रेरी ऑफ वर्क एंड आर्काइव है, तुश्ता है। तो एज पर देयर रिक्वायरमेंट हम बिल्डिंग प्लान करते हैं। फिर वही बात आ जाती है एज पर डीपी बिल्डिंग बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, तो वैसा रहता है। प्लस हर तिब्बतियन बिल्डिंग तिब्बतियन आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग नहीं बनती। कुछ कुछ बिल्डिंग्स को वो मांगते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट रहती है कि हम लोग तिब्बतियन उसमें अपनी छाप छोड़े, कि उसकी लुक जो है इस तरह की हो, जैसे विंडोज के ऊपर आपने देखा होगा उस तरह के बनते हैं, डिजाइन बनते हैं, एलिफेंट्स वगैरह रहते हैं, हिरन रहते हैं, तो अलग अलग बिल्डिंग्स वैसे बनती जाती है। और फिर लैंड अगर बिल्डिंग इसमें अलग अलग जोन्स हैं लाइक यूज एज पर यूज, जैसे लाइक बिल्डिंग्स जो हेरिटेज बिल्डिंग है 3 स्टोरी है, 4 स्टोरी है, 5 स्टोरी है, उसके अकॉर्डिंग हम उनको गाइड करते हैं। अगर बिल्डिंग आपकी 3 स्टोरी या मोर देन 3 स्टोरीज है तो हम लोग उनको गाइड करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो डिजाइन करना कुछ जो आपके बढ़िया एक स्ट्रक्चर जो क्वालिफाइड स्ट्रक्चर है उनसे करवाइए, और सॉइल टेस्टिंग कराओ, जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कराओ। फिर एक बार एक उसके अकॉर्डिंग सारी आप सॉइल की इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता ही है धर्मशाला में स्लाइडिंग आए दिन होती रहती हैं जी। तो जो एक क्वालिफाइड जियोटेक इंजीनियर होगा जिसको हम बुलाएंगे, वो सॉइल टेस्टिंग करता है बाय मींस ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट्स। वो सैंपल करेगा, 5-6 मीटर या 8 मीटर जाएगा एज पर बिल्डिंग हाइट, जमीन के अंदर जाएगा, वहां का डाटा लेगा, फिर उसके कुछ टेस्ट परफॉर्म होते हैं, वो टेस्ट करेगा, वो टेबल देगा। जैसे हम एक साइट है उस पे 3-4 होल करवाते हैं जनरली, उस हर एक होल की अलग अलग टाइप की सॉइल्स आती हैं लाइक लेयर्स वाइज, उसके अकॉर्डिंग वो लोड बेरिंग कैपेसिटी देता है या और उसकी जियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है सॉइल की। फिर उसके अकॉर्डिंग जब प्लान बन जाता है, फिर प्लान बनने के बाद उसकी स्ट्रक्चर एनालिसिस होती है। स्ट्रक्चर एनालिसिस के बाद जो बिल्डिंग के रिएक्शंस आते हैं फाउंडेशन के लिए, उसके अकॉर्डिंग उस सॉइल जो रिपोर्ट होती है उसके अकॉर्डिंग हम उसकी फाउंडेशन डिजाइन करते हैं। और स्ट्रिक्टली हम कॉन्ट्रैक्टर्स या जो ओनर है उनको बोलते हैं कि आपको इन ड्राइंग्स को ही फॉलो करना है अगर आप बेस्ट कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो। मैं इसके साथ ही एक सब्सिडरी सवाल बढ़ता है कि ये जितना भी, चाहे वो प्राइवेट में व्यक्तिगत रूप से कोई घर बना रहा है या कोई कमर्शियल कम्प्लेक्स बन रहा है, तो कोई जो एजेंसीज हैं कोई इनका चेक भी रहता है कि यहाँ के हिसाब से जो पैरामीटर है उसके हिसाब से बन रहा है, कोई इस तरह? नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग अभी कोई एजेंसी नहीं है। टाउन प्लानिंग और एमसीडी है, लेकिन स्टाफ की कमी की वजह से वो देखते नहीं। जो हम ड्राइंग देंगे उनके लिए वही है, उनके पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर इंजीनियर भी नहीं है जो ड्राइंग्स और ये चेक कर सके। लेकिन ये हमारी ड्यूटी बनती है कि क्लाइंट अगर पैसा अच्छा खर्च कर रहा है और ही वांट कि मेरी बिल्डिंग स्ट्रक्चरली स्टेबल हो, तो हम लोग उसको उसके अकॉर्डिंग हम लोग कोशिश करते हैं बिल्डिंग। मंजी जी, आप पिछले 20 सालों से डिजाइनिंग, ये घर बनाने का काम करते आ रहे हैं, घर की डिजाइनिंग बनाने का। 20 सालों में आप क्या देखते हैं कि जो निर्माण शैली है, निर्माण प्रक्रिया है और निर्माण की रफ्तार है, तो उसमें क्या ट्रेंड आए हैं? ट्रेंड तो सर काफ़ी, आजकल जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं सारे टाइम बाउंड प्रोजेक्ट्स हैं, तो काफ़ी प्रेशर रहता है हमारे ऊपर भी। पहले अप्रूवल में ही बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे धर्मशाला में रेवेन्यूज अच्छे नहीं है, ठीक है, टाइटल बड़े अजीब से होते हैं, जॉइंट शेयर प्रॉपर्टीज होती है, तो एनओसीज लेना ये लेना उसमें टाइम जाता है। फिर हमारी जो वर्किंग ड्राइंग्स हैं उसमें टाइम जाता है, काफ़ी सारी वर्किंग ड्राइंग्स बनती हैं। तो लेकिन अभी लोग अवेयर हैं, दे वांट अ गुड कंस्ट्रक्शन, और वो चाहते हैं कि हमारे घर जो है वो अच्छा बने, सस्टेनेबल हो, स्ट्रक्चरली स्ट्रांग हो, और जैसा ड्राइंग्स में वैसा वो बनाए। अदरवाइज पहले आपने देखा होगा कि मिस्त्री अपनी मर्जी से बना देते थे, तो जो ड्राइंग्स साइड में रह जाती थी वो घर आके नहीं बनते थे लाइक वैसा।
लेकिन आजकल वैसा नहीं है। लोग मतलब अवेयरनेस आई है यार, अवेयरनेस अवेयरनेस आई है बिल्डिंग शेप में भी, और जो स्ट्रक्चरली स्टेबिलिटी, जैसे आपको पता ही अर्थक्वेक प्रोन एरियाज है, तो लोग मानते हैं नहीं हम अच्छा कॉन्ट्रैक्टर्स करेंगे, मटेरियल अच्छा लगाएंगे। स्पेशली आपने देखा होगा यहाँ पे डैमेज का बड़ा इशू है नॉर्थ इंडिया में, तो मैंने तो काफी प्रोजेक्ट किए हैं मोस्टली। अब लेकिन जैसे मैक्सिमम जो सीमेंट कंपनीज है उन्होंने अपने अलग अलग प्रोडक्ट निकाले हैं फॉर दिस फॉर प्रिकॉरिंग दिस डैम्पनेस, तो लोग वैसा भी लगा रहे हैं, चाहे 50-100 रुपए सीमेंट बैग महंगा है तो वो भी लगाएंगे, सीमेंट भी अच्छा लगाने की कोशिश लोग करते हैं। तो ऐसा नहीं है, आजकल लोग काफी अवेयर है। सर, जब भी तिब्बतियन डिजाइन की बात होती है तो मंजीत मसंद एक अथॉरिटी है। आपने तिब्बतियन, चाहे सरकार हो, तिब्बतियन चाहे एनजीओज हो, आपने उनके बहुत से भवनों के डिजाइन तैयार किए हैं। सिर्फ ना केवल मैक्लोडगंज धर्मशाला, बल्कि हिमाचल प्रदेश से बाहर देहरादून, बेंगलुरु, सिलीगुड़ी और भी कई जगह है तो आपने डिजाइन किए। तो हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जो तिब्बतियों के साथ जो भवन निर्माण को लेके एज ए आर्किटेक्ट और एज ए इंजीनियर काम करना, उस पर आपकी क्या लर्निंग हुई है और कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आपने किए हैं, जो इनके मशहूर प्रोजेक्ट हैं? बाबूजी 2004 से जब मैंने काम शुरू किया था, तो मेरी स्टार्ट तो बड़ा छोटे से लेवल से हुआ था, लेकिन लिंक अच्छे बनते गए और मैंने काम में ईमानदारी रखी, तो उसकी वजह से लिंक बने। और काफ़ी हम लोगों ने, पहला मुझे काम मिला था तुश्ता का, एक गोम्पा था उनका मेडिटेशन सेंटर था, उसका काम मिला था। ऑल दो मेरा वो डिज़ाइन नहीं था, डिज़ाइन जापान से बन के आया था। मैं उसमें लोकल कंसल्टेंट का मैं अप्रूवल सुपरविजन देखता था। ठीक है। तो लाइक उसमें मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस मिला, फिर एक लाइक इंटरेस्ट जागा कि यार ये क्या चीज़ है। फिर धीरे धीरे लिंक बनते गए। एक आर्किटेक्ट सेंगे छुम्बे हैं, काफ़ी बड़ा नाम है टिबेटन कम्युनिटी में, उनके साथ मैं जुड़ा 2007 से। उसके बाद काफ़ी उनके थ्रू मैंने काम किए, फिर मेरे अपने काम थे। तो इस टाइम मेरे काफ़ी क्लाइंट्स हैं, टीसीवीज के मैं काफ़ी प्रोजेक्ट करता हूँ। तुशिता मेरा क्लाइंट है, तिब्बतियन मेडिकल इंस्टीट्यूट है जो काफ़ी बड़ा नाम है जी। उनके, हमने काफ़ी नॉर्थ ईस्ट में काम किए हैं, साउथ में काम किए हैं, यहाँ तो मैं ही करता हूँ उनके काम। और ऐसे ही अपने अभी मैं यहाँ अपने दलाल में टेम्पल में काम लगाया हुआ है, एक उनका ब्लॉक बन रहा है। और अभी गैंडिंग जोलिंग में हम लोग, एक मंदिर था उनका पुराना, मंदिर का एक्सटेंशन और ऊपर मल्टी उसको 2-3 स्टोरी और चाह रहे थे, प्रेयर हाउस सेपरेट चाह रहे थे, उसका भी काम अभी हम कर रहे हैं। एक टीसीवी में स्कूल है, उसका रेनोवेशन और रिकंस्ट्रक्शन का काम है, वो भी हम कर रहे हैं। तो लेकिन ये टिबेटन प्रोजेक्ट्स मोस्टली इनके हम लोग जो घर तो कम करते हैं, इनके हम लोग लाइक डॉर्मेटरीज, जो जितने स्कूल्स के हॉस्टल्स हैं, पीछे भी हमने टीसीबी में एक इनका जो एक मेडिकल बिल्डिंग थी जिसमें जो सिक रूम हॉस्पिटल छोटा सा, जैसे बच्चे बीमार होते हैं कोई स्टाफ, उनके लिए हमने बनाया था, एक स्टाफ रूम बनाया था। और कुछ मंदिरों को भी मुझे एक्सपीरियंस मिला काम करने का, जिसमें मैंने स्ट्रक्चर और सुपरविजन का काम किया। और कुछ हमने बाकी सर्विसेज दी, जैसे हमने गोमांग का काम किया हुगली में, डिस्ट्रिक्ट हुगली कर्नाटका में, और एक तशिलंपो मोनेस्ट्री बलाकुप्पी नियर मैसूर, वो भी कर्नाटका, वहाँ भी हमने काम किया। एक मैंने फार्मेसी बनाई थी मेंसी खान की, वो मेरा अपना प्रोजेक्ट था, वो हमने सिलीगुड़ी में करी थी, जो वेस्ट बंगाल में। इस तरह से ही लिंक बनते गए। लेकिन अंदर तो लाइक तिब्बतियन का मोस्टली ये रहता है कि एक तो आजकल अवेयरनेस है कि ड्राइंग अप्रूव चाहिए उनको। हाँ, तो वो बड़ा श्योर करते हैं कि हमें किसी झंझट में नहीं पड़ना है, लाइक इस तरह का ही रहता है सारा सिस्टम सारा। सर, इन दिनों में एक नई कंसेप्ट जो है वो घरों को लेके डेवलप हो रही है, स्मार्ट होम या ग्रीन होम। तो वो स्मार्ट होम और ग्रीन होम क्या है, इनके बारे में हम आपसे थोड़ा समझना चाहेंगे। वो बाबूजी एक्चुअली स्मार्ट होम और ग्रीन होम का एक अलग कंसेप्ट है। ग्रीन होम्स तो है कि आपके पास जैसे इको फ्रेंडली घर होते हैं, सस्टेनेबल आपके मटेरियल लगते हैं, लेकिन वो क्लाइंट बड़ा कम होता है, 2-3% ही क्लाइंट है आजकल। एक तो उसकी वजह है कि एक तो लैंड बहुत कॉस्टली है, ठीक है, और मटेरियल अवेलेबल नहीं हो पाता, और वो जो मटेरियल लगना है कई बार वो कॉस्टली, तो नो बडी बॉदर लाइक कि यार कौन करेगा, ईंट बजरी सीमेंट, सॉरी वही जो नॉर्मल हमारे कन्वेंशनल मटेरियल है उसी का लगाओ। लेकिन फिर भी हम कुछ मटेरियल करते हैं, जैसे मड हाउसेज के हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, 1-2 क्लाइंट्स के लिए किए हैं हमने। अच्छा। हाँ, तो लेकिन बड़े 1-2% ही लोग हैं जो ये इस तरह का करते हैं। स्मार्ट हाउसेज की भी रहती है बारी, आजकल हर कोई स्मार्ट हाउस चाह रहा है, लड़के पढ़े लिखे हैं बच्चे, मोबाइल पे सारा कंट्रोल चाह रहा है, इलेक्ट्रिकल वगैरह ये वो, सो एक एक चीज़ उसको अपने ऐप्स पे चाहिए। उस तरह के भी 1-2 प्रोजेक्ट भी मैं कर रहा हूँ, जहाँ पे लाइक स्विचेस और ये इस तरह के सब
है सिस्टम कि आप मोबाइल ऐप से ही कर सकते हो आप उसको। जी। तो थोड़ा सा ये तिब्बतियन पे खासकर हम बार बार फिर आ रहे हैं, तो तिब्बतियन के कहाँ कहाँ आपने किन किन राज्यों में तिब्बती जो स्ट्रक्चर है उसको डिजाइन किया है, थोड़ा सा। मैंने सर सबसे पहला प्रोजेक्ट 2010-11 में मिला था मुझे, वो तशीलंपो मोनेस्ट्री का था प्रोजेक्ट, और उसमें मेरा एज ए स्ट्रक्चर इंजीनियर कम लोकल सुपरविजन का रोल था मेरा। ये कहाँ था? ये बलाकुपी जगह है, काफ़ी बड़ी कैंपिंग साइट है इनकी, मोनेस्ट्रीज है वो काफ़ी वहाँ कहाँ? पे। ये मैसूर से 80 किलोमीटर आगे है, कर्नाटका में। कर्नाटका में, जी, ओके। तो वहाँ हमने काम किया। उसके बाद मैंने नॉर्थ ईस्ट में एक मंदिर का काम किया था, और एक फार्मेसी का प्रोजेक्ट किया था हमने, एक डॉर्मेट्रीज बनाई थी। ओके। फार्मेसी एक मेंसी खां के लिए करा था, एक वहाँ की दार्जिलिंग की एक मोनेस्ट्रीज थी, तिब्बतियन हर्ब में काम करते थे, उनके लिए किया था। कुछ प्रोजेक्ट देहरादून में किए, कुछ चौतरा में किए। अभी भी एक रिवाल्सर में हम प्रोजेक्ट करने वाले हैं, एक लद्दाख की मोनेस्ट्री है, वो शुरू होगा नेक्स्ट मंथ से, उसकी ड्राइंग्स वगैरह भी हम वर्कआउट कर रहे हैं। ओके जी सर, इन 20 सालों में आपके पास कई अनुभव है अपना काम करने के, कई तरह के क्लाइंट आपके जीवन में आए हैं। आपने मंदिरों के लिए भी डिजाइन किया है, होटल के लिए भी डिजाइन किया है, इस तरह की अब तो कॉलोनीज भी बनने लग पड़ी है, और हाउसिंग की इस तरह से टावर बनने लग पड़े हैं, और घरों के निर्माण के लिए भी अपने डिजाइन किए। ऐसी कोई स्टोरी किसी क्लाइंट की जिसने आज तक आपको, मतलब आपको याद रही हो कि मैंने यार वो घर बनाया, वो कोई ऐसा एंगल की कोई स्टोरी? हाँ, एक घर मैंने रक्कड़ में बनाया था, तो वो लोग पुराने घर में रहते थे जी। तो जब उन्होंने बताया कि ऐसे हमारा घर नहीं है, उन्होंने रक्कड़ में लैंड की, तो घर बनाया, तो वो जब घर की ओपनिंग थी तो ओनर जो थी वो, मतलब उसकी आंखों से आंसू आ गए, मतलब। जी। और वो बोलती थी हमेशा, मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ अपने घर को लेके। अच्छा। लाइक तो इस तरह की मेमोरीज रहती हैं। हम्म। और क्लाइंट क्या रहता है कि हर कोई क्लाइंट का आजकल एक्सप्लोर बहुत है क्लाइंट, जी। तो सेटिस्फाई करना बड़ा मुश्किल होता है, लाइक स्पेशली घरों के केस में। कमर्शियल बिल्डिंग का इतना नहीं होता, इवन घर बनाना तो घर के 4 मेंबर्स हैं, तो चारों चाहते हैं कि उसके अकॉर्डिंग घर बने, इवन कुछ चीजें नहीं भी डाल सकते हैं, कुछ लाइक कई कई चीजें होती है जो उसके लाइक या आप समझ लो कि ओरिएंटेशन ऑफ प्लॉट या साइज ऑफ प्लॉट, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि उनके अकॉर्डिंग हम लोग रिक्वायरमेंट्स के घर बनाएं। इस दौर में जैसे मैं देखता हूँ, घर बनाना सबसे टफ है, घर डिजाइन करना। लाइक हर घर का मेंबर, चाहे 5 मेंबर हो 6 हो, हर किसी का अलग अलग ड्रीम है। लाइक ड्राइंग रूम का हो, लिविंग एरिया का हो, बेडरूम का हो, हर कोई बंदा अपना अपना। अभी मैं काफ़ी घर बना रहा हूँ, जैसे एक घर हम बना रहे हैं, वो जॉइंट फैमिली है, तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, हर एक फ्लोर पे हर एक का घर है। हाँ, रूम साइजेस तो सबके सेम है, क्योंकि फ्रेम्स का मल्टी स्टोरी है, तो फ्रेम का बड़ा रोल था। लेकिन इंटीरियर में हर किसी का ओपोजिट है, कोई मतलब अपना चाह रहा है, तो हम कोशिश कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ढालने की कोशिश कर रहे हैं इसको। जी मंजीत जी, आप एक ठेठ पृष्ठभूमि से आते हैं, है ना? आप फर्स्ट जन एंटरप्रेन्योर हैं। जी जी। तो आप हमें बताइए कि आप मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, किस तरह से आपने पढ़ाई की, और किस तरह से आपका ये आपने निर्णय लिया कि मैं कहीं नौकरी करने के बजाय खुद का एक एंटरप्रेन्योर इस्टेब्लिश करूंगा? मैं गांव सोहड़ा का रहने वाला हूँ, एक गग्गल के पास है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। मेरे गांव में मोस्टली फार्मर्स हैं या फौजी मिलेंगे आपको। तो बचपन में तो हम भी फौजी बनना चाहते थे। क्या बात है। तो उस टाइम तो गांव के स्कूल में पढ़ते तो ज़्यादा एम नहीं थे। हाँ, एक गांव में मेरे अंकल थे, जैसे जेई थे, तो वो ही सबसे बड़े लाइक लगते थे कि हाँ यार, ये जेई सबसे बड़े बड़े अधिकारी हो। पता नहीं था उस टाइम इतना मोबाइल और इसका सोशल का भी इतना, मीडिया का भी इतना और नहीं आपके था। पिताजी की क्या बैकग्राउंड? मेरे फादर सीआरपीएफ में थे, तो ओके। वो आपको पता ही है, आर्मी की पैरामिलिट्री की नौकरी थी, कभी कभार घर आते थे, साल में 2 महीने 3। बाकी तो मदर के अंडर ही हम रहते हैं। जॉइंट फैमिली थी हमारी, 16-17 लोग थे जी। मेरे ताया चाचा, उनके बच्चे, दादा दादी, सारे इकट्ठे रहते थे हम लोग। लेकिन मेरे मदर ने मुझे काफ़ी इन्फ्लुएंस किया, उन्होंने काफ़ी, मतलब इवन एक बार आपको पता है गांव के स्कूल में मार्क्स भी कम आते हैं, तो मेरे 47 मार्क्स आए थे, संस्कृत में टॉपर था, और मैं बड़ा खुश था। और मेरे मदर ने तब भी मुझे मारा कि लाइक कंपटीशन तो क्या कर रहा है, लाइक। तो वो हमेशा उस टाइम तो 60% बड़ा ज़्यादा होते थे, तो 60 से ऊपर ही जाते थे। तो ऐसे ऐसी जर्नी चलती गई, मतलब ज़्यादा एम नहीं थे, वही खड्डों में नहाना, खेती बाड़ी का काम भी करते थे हम लोग, तो वो तो अभी भी कर रहे हैं। मेहनती गांव के सारे मेहनती लोग हैं, सब्जी बेचते हैं धर्मशाला में, तो उनको देख देख के लगता है यार आप भी कुछ काम करो। ऑल्दो हम लोग
चाहे जितना अर्न कर रहे हैं, लेकिन जब खेत में काम नहीं करेंगे तो बोलते हैं बंदा कुछ नहीं है। तो जब 9th में मेरी एडमिशन हुई, जूनियर टेक्निकल स्कूल होता था पॉलिटेक्निक जो कांगड़ा है, उस टाइम JTS बोलते थे इसको। यहाँ 9th और 10th में एडमिशन होती है, टेक्निकल एजुकेशन देते थे। ओके, वहां जाके मेरा थोड़ा IQ चेंज। ये कौन से सन की बात है? ये 91 की। 91। वहां उस टाइम 8वीं के 8th जो परसेंटेज होती थी उसके आधार पे एडमिशन हाँ, मिलती थी। exactly। ठीक है, उसमें भी काफी उसमें 2 साल लगाने के बाद मेरा IQ चेंज हुआ काफी। ओके। लेकिन गाइडेंस प्रॉपर चलो हमें नहीं इतना था तो नहीं मिल पाती थी, लेकिन फिर भी कोशिश की कि कैसे कैसे ना कैसे। फिर उसके बाद मैं ITI करने चला गया सर्वेयर की 93 में। 95 तक मैं वहाँ रहा। उसके बाद किसी ने बोला कि डिप्लोमा, ऐसे JEE का ऐसे बोलते थे, सिविल इंजीनियर डिप्लोमा तो कोई नहीं बोलते थे। फिर मैं वहाँ के लिए अप्लाई किया तो हमीरपुर में मुझे एडमिशन मिली, वहाँ 3 साल लगाए मैंने। ओके। वहाँ लेकिन उस टाइम आपको पता ही है यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब का काफी ट्रेंड था, तो हर कोई दे नहीं, सरकारी JEE लगना JEE लगना। तो मेरे माइंड में वही था। फिर अनफॉर्चुनेटली वहाँ थोड़ा हम लोग पढ़ाई नहीं कर पाए और 1 साल मेरा डाउन हो गया। फिर मैंने उससे काफ़ी सबक लिया फेलियर से। 1 साल घर में रहा, तो 3 साल के डिप्लोमे को मैंने 4 साल लगाए। तो फिर जब मैं गया बाद में 1 साल की पढ़ाई बची थी, तो उसमें मैंने टॉप किया था, बहुत टॉपर भी था। उसके बाद थोड़ा फिर घर वालों ने बोला अच्छा लड़का हो गया तो इसको डिग्री करने भेजो। तो फिर हम डिग्री करने गए। उस टाइम यहाँ नॉर्थ इंडिया में कॉलेजेस नहीं थे। तो 99 में मैं मेरिट में सिलेक्ट हुआ, तो मुझे शिवा यूनिवर्सिटी कोल्हापुर में कॉलेज मिला था। वहाँ गए, वहाँ पे मेरे फ्रेंड मिले, बने कुछ गोवा से लड़के, दिल्ली से थे, कश्मीर से थे। तो उनको देख के, एक वेस्ट बंगाल से भी था एक गांगुली और एक पुष्पेंद्र घोष, तो उनको देख के हम 6-7 लड़कों को, उनको देख के लगा यार तो गवर्नमेंट जॉब कुछ नहीं है, सारे वो प्राइवेट सेक्टर। मैंने यार ये तो नई दुनिया आ गई। तो मैं समझा फिर क्या है क्या नहीं है। फिर जागा कुछ यार अपना बिजनेस करेंगे या जॉब तो नहीं करेंगे, लेकिन घर वाले तो वही गवर्नमेंट जॉब करो जी, गवर्नमेंट जॉब करो। तो 2002 में जब वापस आया तो यहाँ पे थोड़ा 6 महीने रहा। फिर मैं जयप्रकाश इंडस्ट्रीज में चमेरा 2 का काम चला था, वहाँ रहा मैं 1 साल। वहाँ भी काफी अप एंड डाउन हुआ, 1-2 बार एक्सीडेंट भी हुए। साइट काफी टफ थी, ब्लास्टिंग वगैरह करते थे, कंक्रीटिंग होती थी, 12-12 घंटे शिफ्ट होती थी, 12 घंटे शिफ्ट। एक बार तो मैंने 36 घंटे भी काम किया। फिर देखा यार यहाँ कुछ नहीं है, तो उसके बाद मैं एक कॉन्ट्रैक्टर थे हमारे MES के, उनके साथ रहा। फिर वहाँ फिर मुझे पुराना शौक जागा। डिग्री के टाइम में हम लोग डिजाइनिंग करते थे काफी, मेरे फ्रेंड्स थे उन्होंने काफी, हमने 2-3 प्रोजेक्ट किए थे अच्छे, तो काफी अप्रिशिएट हुए थे। फिर मैं डिजाइनिंग की लाइन पकड़ी। फिर वहाँ ऑफिस के बाद जब आते थे 5-6 बजे, फिर देखा मैंने कि जैसे कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए जब मैं 14-15 मतलब आवर्स एक 24 आवर में दे रहा हूँ, तो मुझे नहीं मिल रहा है, तो मैं अपने लिए क्यों ना दूँ। लेकिन कशमकश काफी थी, आपको पता ही है हमारी फैमिलीज में गवर्नमेंट जॉब को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। फिर मैं आया, फिर यहाँ पे कुछ 1 साल स्टडी की, कुछ वास्तु इंटरनेशनल एक संस्था है, वहाँ से कोर्सेज किए अच्छा वास्तु के। फिर ऑफिस ले लिया, तो एक छोटा सा PC लिया था, एक कमरे में बैठ गया था ऐसे ही 2004 से। फिर आगे काम चलता गया। तो एट प्रेजेंट जो आपका उत्कृष्ट वास्तु इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्ट सर्विसेज है, कितने आपका स्टाफ है और कैसे कैसे आप इसको आप संचालित करते हैं? हाँ, स्टार्टिंग में तो मेरे पास 10-12 का एक रूम था। अच्छा। किराया बहुत कम था, तो एक वहाँ पे चेयर पड़ी थी पुरानी, उसी को हमने पेंट वगैरह करके रख दिया था, तो उससे काम चलाते थे। फिर धीरे धीरे स्टाफ मिलता गया, फिर हम लोग दूसरी जगह गए, थोड़ा स्टाफ बढ़ाया, तीसरी, और ये चौथी जगह मेरी 2023 में आया यहाँ पे। अभी मेरे पास 12 स्टाफ है, उसमें मिक्स है, आर्किटेक्ट भी हैं, सिविल इंजीनियर्स हैं, ड्राफ्ट्समैन हैं, और कुछ हम लोग आउटसोर्सिंग भी करवाते हैं अंदर के, कुछ टिप्टियन आर्किटेक्ट हैं एसोसिएशन में, कुछ 3Ds वगैरह घरों की बनाते हैं, एनिमेशंस करवाते हैं काम। क्योंकि प्रोजेक्ट धर्मशाला ऐसा इंटरनेशनल लेवल का टाउन है, जैसे आपने बोला, यहाँ हर तरह के प्रोजेक्ट आते हैं, कोई पता नहीं कैसा प्रोजेक्ट जाए, तो अपनी होमवर्क बड़ा करना पड़ता है हमेशा ही। अभी भी हम काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, 2-3 जो अच्छे चैलेंजिंग काम है। खासकर आजकल रियल एस्टेट का बड़ा चला है धर्मशाला में। जैसे पहले बूम 10-12 साल चला था गेस्ट हाउसेज और टूरिज्म एक्टिविटी का, तो वो भी काफ़ी हमने काम किए, 50-60 तो काम किए होंगे अच्छे लेवल के, दिल्ली में, धर्मशाला में, वहाँ चौतरा साइड भी किए हैं हमने, मंडी में। और लेकिन इस टाइम रियल एस्टेट की काफ़ी इंक्वायरीज आ रही हैं, तो आने वाला टाइम मुझे लग रहा है उसी में इन्वेस्ट करेंगे लोग मैक्सिमम, फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स में। जी। आप एक ऐसी पृष्ठभूमि से आए जहाँ पे एक बच्चे के ऊपर दबाव होता है कि वो पढ़ के सरकारी नौकरी में जाए, लेकिन आपने लीक से हटके एक फैसला किया कि मुझे नौकरी नहीं करनी है, अपना कारोबार करना है, अपना इस तरह का स्टार्टअप करना है। आपने एक इनिशिएटिव लिया, जोखिम उठाया और पिछले 20 सालों से
कड़े संघर्ष से आपने एक मुकाम हासिल किया है। नए बच्चे भी, क्योंकि नौकरियों का बड़ा एक कंपटीशन है, नए बच्चे नौकरियों से हट के अगर विकल्प पे सोचें, अपना कोई कारोबार करना चाहें, तो उनके लिए आपके ज़रूरी टिप्स क्या हो सकते हैं? टिप्स तो ज़रूर देना चाहूँगा। मैं तो अभी भी बोलता हूँ, मेरे काफ़ी नोन है कि अपना बिज़नेस ही करो। जो हुँ, अपने बिज़नेस में मज़ा है वो कहीं नहीं है। जॉब में भी काफ़ी प्रेशर है, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो गवर्नमेंट जॉब में, सेमी गवर्नमेंट में है, या खासकर ट्रेंड है आजकल जी, आपको पता है हिमाचली जैसे चंडीगढ़ चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, कई-कई जॉब प्रोफाइल नहीं है हिमाचल में। हाँ, वो जाते भी हैं, तो ऐसे तो नहीं बोलना चाहूँगा। लेकिन ये है कि मेहनत करो और अपना बिज़नेस करो, अपने बिज़नेस का मज़ा है। यहाँ स्ट्रगल रहेगा, मैं तो रोया भी हूँ, रात-रात भर जाग-जाग के रोया हूँ। तो चलो उनको तो चलो ज़रूरत ना पड़े ऐसी रोने की, लेकिन मेहनत करोगे तो ज़रूर भगवान फल देगा। और ये धर्मशाला टाउन ऐसा है, यहाँ पे बड़ी-बड़ी संभावनाएँ हैं, बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की। कुछ अभी भी यहाँ पे कुछ ऐसे बिज़नेसेज़ हैं, वो बाहर से लोग आके काम कर रहे हैं, तो अगर कोई यहाँ से काम करेगा तो हमें अच्छा लगता है कि ये लोकल यहाँ से काम कर रहा है। मेहनत करेंगे तो ज़रूर कभी न कभी भगवान देगा। घर ईंट और पत्थरों से नहीं बनते, घर सपनों से और भावनाओं से बनते हैं। एक आर्किटेक्ट कैसे सपनों को आकार देता है, मंजीत जी, आपसे, आपके अनुभव से हमने बहुत कुछ सीखा। थैंक आपका यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।